जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिर थ्योरी लाया हूं, जो कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा। भारत की नदियां से महत्वपूर्ण थ्योरी और टोटल भारत की नदियां आपको इसमें आज बताया जाएगा। और आज इसका क्वेश्चन शाम को नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है और कुछ झील है। जब अगले क्लास में सुबह में उसको ले लूँगा, तब एक साथ आपको टोटल 100 क्वेश्चन डालेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना, झील और नदी। तो अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा 100। और सभी क्वेश्चन जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला और कुछ मिलान करने वाला, जैसे हमेशा रहता है। तो 100 क्वेश्चन का एक पेपर तैयार करेंगे, जो कि अगर आपके एग्ज़ाम में नदी, झील और बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन आपको 400 क्वेश्चन के बराबर होगा। क्योंकि चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने एक एक करके किया जाता है, कि कहीं से भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रह पाए। और ऐसा कंटिन्यू आप कीजिए, आप ज़रूर सफल होइएगा। किसी भी चीज़ में मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। अगर आज चाहें कि एक दिन में कुछ हो जाए, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। मैराथन वही देखता है जो पहले से पढ़ा रहता है। तो आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए थ्योरी को, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। जब पूर्ण रूप से तैयारी हो जाता है तो एग्ज़ाम के पहले जो मैराथन चलता है, हम भी मैराथन लाएंगे हर टॉपिक का, और उससे आप मैराथन देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा। आज शाम को मैं क्या लाऊंगा, तो 75 क्वेश्चन लाऊंगा जीके जीएस का, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर्स, सभी तरह का क्वेश्चन होगा मिसलेनियस टाइप के। जैसे आपके बिहार एसएससी, बिहार परिचारी, बिहार सीजीएल, बिहार बीएसओ और 10+2 इंटर लेवल बिहार एसएससी, इन सभी एग्ज़ामों में जैसे 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसी का मैं एक सेट लाऊंगा और आपके सामने उसका डिस्कशन कर दूंगा, और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। और आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तब और मेरा मनोबल ऊपर होगा, और भी इससे अच्छा करने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तो आइए आज के सेशन के शुरुआत कर देते हैं। कल का सेशन आपको जो था, वो टॉपिक था आपको झील और दर्रा। दर्रा से उसमें क्वेश्चन था, द्वाब था, उन सभी को थ्योरी भी बताया कल, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शाम को बता दिया हूँ। तो आज इसका शाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, आज आपको 75 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, परिचारी, बीएसओ, इन सभी एग्ज़ामों में जो पूछा जाएगा उसी के तौर पर आज लाऊंगा। अगर वह सीरीज आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू कर दूंगा, और बहुत जल्द मैं 1 तारीख से लाइव आना चालू कर दूंगा। यही सीरीज आपको लाइव चलेगा 1 तारीख से, उसका टाइमिंग भी फिक्स कर दिया जाएगा कि कब से कब चलेगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। मिशन जीएस एकेडमी यही मेरा यूट्यूब चैनल है। मिशन जीएस एकेडमी यही मेरा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम भी यही है, टेलीग्राम का भी यही है। तो आज इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल, भारत की नदियाँ जो मैं अभी लाया हूँ, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना। झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो कल मैं सुबह में लाऊंगा, और उसके बाद जब ये टोटल थ्योरी हो जाएगा तो इसके बाद 100 क्वेश्चन का एक अच्छा सा पीडीएफ तैयार करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप लोग कहिएगा तो 72वीं बीपीएससी का 25 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। आइए देखते हैं अध्याय 4 संपूर्ण अध्ययन सामग्री। परिचय एवं परिभाषा। परिचय एवं परिभाषा, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका परिचय और परिभाषा आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अपवाह द्रोणी यानी कि बेसिन अपवाह क्षेत्र में एक नदी उनकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र यानी अर्थात उद्गम से लेकर मुहाना तक क्षेत्र को ही अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो नदी जहाँ से निकलती है
और जहाँ जाके वो गिरती है या ख़त्म होती है उसी क्षेत्र को कहा जाता है अपवाह क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे ही जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए जल विभाजक या जल संभर। जल विभाजक या जल संभर, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। एक अपवाह द्रोणी के दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। देखिए जल संभर और जल विभाजक में क्या होता है, जो बड़ा नदी होता है ना उसे कहते हैं जल विभाजक। जैसे सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था यह 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें भारत में 20% जल जो है सिंधु को भारत में यूज किया जाता है और 80% जल जो है पाकिस्तान में यूज किया जाता है। ये सब भी बात आपको आगे मैं बताऊंगा। तो जल विभाजक यही होता है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। मतलब बड़ा नदी होगा उसे जल विभाजक कहा जाता है और नाला ओला जो होता है छोटा नदी उसे जल सीमा कहते हैं। यहाँ पर दिया भी है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी एवं नाले के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नीचे आपको दे भी दिया गया है, आइए आगे देखेंगे। उद्गम स्थल, नदियाँ जहाँ से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। मतलब कोई नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे आप उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। तो कई बार क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है कि गोदावरी नदी की बात करें तो यह कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिण का वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसी नदी पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है, गोदावरी नदी नासिक में है। आइए संगम या मुहाना, नदियाँ जहाँ समुद्र या सागर में मिलती है उसे संगम या मुहाना कहते हैं। संगम या मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ नदी में मिलती है या समुद्र में मिलती है उसे संगम या मुहाना कहते हैं। उदाहरण के लिए गोदावरी का संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में होती है। जैसे गोदावरी नदी है यह त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है और बहते हुए यह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। क्या, कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसी को संगम या मुहाना कहा जाता है। अब आइए भारत में जल का विसर्जन का अनुपात। जैसे भारत में जितनी भी नदी है किसका जल कहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता है, यह चीज़ आपको अनुपात में दिया गया है। भारत में जो भी नदी बहती है उसका जल का विसर्जन दो ही जगह होता है, एक आपको अरब सागर में होता है, एक बंगाल के खाड़ी में होता है। तो अरब सागर में कौन कौन नदी का होता है और बंगाल के खाड़ी में कौन कौन नदी का होता है, एक एक चीज़ को मैंने आपके सामने एक एक चीज़ चर्चा करूँगा, आप ध्यान से देखिए। 77% जो है ना यह जल बंगाल के खाड़ी में गिरता है नदी का। भारत में जितनी नदी है उसका 77% जल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। वही 23% जल की बात करें तो यह अरब सागर में गिरता है। 23% जल जो है कहाँ पर गिरता है, अरब सागर में गिरता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि जो भी बात आपको मैं बता रहा हूँ आपको 100% समझ में आता होगा, क्योंकि एक बात को मैंने 10 बार बोलता हूँ कि आपको एग्ज़ाम और क्लास में ही आपको याद हो जाए कि एग्ज़ाम में कभी आपसे कन्फ्यूजन ना हो। आइए अगला देखेंगे, बंगाल के खाड़ी में जल गिरने वाली नदियाँ। इस पीडीएफ को इतना अच्छा तरीका से तैयार किया गया है, टू द पॉइंट किया गया है कि कोई भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो यह आपको गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, स्वर्णरेखा है, महानदी है,
गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। इन सभी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में कितना परसेंट जल गिरता है? तो 77% जल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। आइए कुछ गंगा पर मैं चर्चा करूँगा। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। और स्वर्णरेखा नदी जो है इसी पर जमशेदपुर शहर बसा है। याद कर लीजिएगा, जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी पर है। महानदी उड़ीसा में है। और गोदावरी आपको अभी बताया हूँ कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है गोदावरी की। और कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। और कहीं कहीं आपको 1400 भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन जो है एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। कावेरी की बात करें तो भारत की गंगा जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जब पढ़ेंगे तो कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो यह क्या थी? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी, जिससे 77% जल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो इन नदियों का आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा, स्वर्णरेखा। ऐसे और भी नदियां हैं जो विशेष रूप से नदी दिया गया है। दामोदर नदी भी जाके गिरता है बंगाल के खाड़ी में ही, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब आइए देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपको 2800 किलोमीटर है। और भारत में भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। कौन? सिंधु नदी। और भारत के किस राज्य में बहती है? तो लेह में बहती है। लेह केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये भी आपको अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। पूर्णा भी आपको गिरती है। भरतपुजा भी गिरती है। तो ये जो नदियां हैं यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कितना जल गिरता है? तो अरब सागर में जो है आपको 23% जल गिरता है भारत की नदियाँ से। और वही बंगाल की खाड़ी की बात करें तो 77% जल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो ये सभी बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये सब डाटा नहीं याद रहेगा तो आज के एग्जाम में क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन को टॉप किया जा रहा है। सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमाया जाता है एग्जाम में जो डाटा को आप याद रखेंगे ना, तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर उस स्टूडेंट से आगे बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो इस सब डाटा जरूर याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा से जानकारी होगा। विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा 3 महादेश उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा जो है 3 महादेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा की बात किया जाए तो भारत के टोटल 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो 8 राज्य कौन कौन सा है। तो 8 राज्य की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 2 राज्य आप लोग बताएंगे। 2 राज्य आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 2 राज्य कौन कौन सा है। तो यह 3 महादेश से गुजरता है कर्क रेखा, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया। विषुवत रेखा की बात करें तो यह 3 महादेश से दक्षिणी अमेरिका
अफ्रीका और एशिया। विषुवत रेखा जो है ये भी 3 महादेश से है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका था, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से। बाकी दोनों तो सही है। मकर रेखा की बात करें तो यह भी 3 महादेश से गुजरता है। मकर रेखा की बात करें तो यह भी 3 से गुजरता है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया बढ़ गया है, ऑस्ट्रेलिया बढ़ गया। याद करने का अच्छा तरीका है, कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मकर रेखा की बात, विषुवत रेखा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मकर रेखा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब आइए, विशेष तथ्य जो है, यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश का संबंध कर्क रेखा और विषुवत रेखा, मकर रेखा किसी से भी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 ऐसे महादेश है जिसका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से कोई संबंध नहीं है, तो वह है आपको यूरोप महादेश, अंटार्कटिका महादेश। और यूरोप और अंटार्कटिका 2 ही महादेश है जिसका कोई संबंध नहीं है कर्क रेखा से, विषुवत रेखा से और मकर रेखा से। आइए, ये सब पॉइंट भी आइए एग्जाम के व्यू से। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के कितने भागों में बांटता है, तो 2 भागों में ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा बांटता है। अफ्रीका का एकमात्र ऐसा महादेश जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। अफ्रीका जो है, इससे अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरता है। कौन कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और 2 ऐसा महादेश है अंटार्कटिका और अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और यूरोप, जहाँ पे मकर रेखा और कर्क रेखा और विषुवत रेखा का उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जितना भी पॉइंट दिया गया है एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, यह जो है अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपको कांगो या जायरे, कांगो का ही नाम है जायरे, कांगो या जायरे नदी है। नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 66 से 90, आप लोग एक बार डाटा देख लीजिएगा, 66 से 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि अफ्रीका महादेश के सबसे बड़ी झील यानी कि विक्टोरिया, देखिए हाईलाइटेड किया है, विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है, अफ्रीका के एक झील है विक्टोरिया झील, वहीं से नील नदी निकलती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 66 से 90 है। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा से गुजरती है, विक्टोरिया झील से होकर यह विषुवत रेखा से गुजरती है। नील नदी के उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार कर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी जो है उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार कर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, कर्क रेखा को पार करती है और जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। अतः नील नदी का संबंध विषुवत और कर्क रेखा दोनों से है। अतः नील नदी का जो संबंध है विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। अतः नील नदी का संबंध किससे है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। आइए आगे, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की बात करें तो अफ्रीका महादेश में बहने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह जो था जायरे, वह किसको काटता था, विषुवत रेखा को। जायरे किसको काटता था, विषुवत रेखा को, और यह किसको काट रहा है, मकर रेखा को 2 बार काटता है। कौन से नदी, तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटता है। बारमेजी नदी की बात करें, बारमेजी, यह दक्षिण अमेरिका महादेश में बहने वाली यह नदी है, ये मकर रेखा को 3 बार काटती है। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। बारमेजी नदी जो है मकर रेखा को कितना बार काटती है, 3 बार काटती है। मकर रेखा को कितना बार काटती है,
3 बार काटती है बारमेजी नदी। और ये सब क्वेश्चन आपको जब बनाऊंगा 100 क्वेश्चन तो उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा, ये सब क्वेश्चन आपको रहेगा, देखने को जरूर मिलेगा। तो वहाँ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक चीज़ हमने बता रहा है, तो वहाँ आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। चलिए, नदियों का प्राकृतिक वर्गीकरण, नदिया का प्राकृतिक वर्गीकरण, जैसे पूर्ववर्ती नदी और वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पूर्व में बहती है, उसे उदाहरण सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती नदी में कौन सा है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वही अनुगामी अनुवर्ती नदी वैसी नदियाँ जो ढाल का अनुसार करते हुए बहती है, उदाहरण के लिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जो ढाल की अनुसरण करते हुए अनुवर्ती नदी है वह कौन सा? जो प्रायद्वीपीय भारत के जो नदी है वह आपको गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब अनुवर्ती है। और पूर्ववर्ती की बात करें तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये सब याद कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र तुलनात्मक अध्ययन। भू आकृति पर आधारित नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किस पर? भू आकृति के आधार पर नदियों को 2 भाग में विभाजित किया गया या 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए, एक एक पॉइंट दिया है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। आगे देखेंगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ की बात करें तो यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी जैसे अभी मैंने आपको बताया सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यह क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अनुवर्ती कौन कौन सी है? तो कावेरी थी, गोदावरी थी और कृष्णा थी। वही यह 12मासी, सतवाहिनी, सदा नीर, जल प्राप्ति, बर्फ एवं वर्षा दोनों, जैसे हिमालय से जो नदी निकलता है इसको बर्फ और वर्षा दोनों से जल ग्रहण होता है, इसीलिए 12मासी नदी कहते हैं। और इसमें सालों भर पानी रहता है। क्या रहता है कि इस सब नदियाँ में सालों भर पानी रहता है। वहीं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करें तो इसमें बर्फ से पानी इसको नहीं मिलता है, इसको वर्षा के पानी मिलता है। जैसे मौसमी होती है जल प्राप्ति केवल वर्षा। अपवाद कावेरी एवं सदानीर। अपवाद में कावेरी और सदानीर, अपवाद में है कावेरी और सदानीर। अब आइए, युवा अवस्था में अत्यधिक अपर्दन करती है। यह युवा अवस्था जब नदी का रहता है ना, उस समय अत्यधिक अपर्दन करती है। यह प्रायः अपनी प्रौढ़ अवस्था में रहती है। यह प्रायः अपनी क्या? प्रौढ़ अवस्था में रहती है। और जब इसमें पानी आता है उस समय युवा अवस्था में होती है। यह काफ़ी अधिक अपर्दन करती है, क्षति करती है। आगे देखेंगे, विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए, कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जबकि कुछ एक्स्यूरी बनाती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। ये जरूर याद कर लीजिएगा। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की कौन 2 नदी है जो कि डेल्टा के बजाय एक्स्यूरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। और इस क्वेश्चन को क्या कई बार इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आइए, कौन कौन डेल्टा बनाती है? तो महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, कावेरी बनाती है। गहरी घाटियाँ एवं गार्ज, गहरी घाटियाँ एवं गार्ज का निर्माण करती है। इनकी घाटियाँ कम गहरी और उथली होती है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी का जो घाटियाँ है वह बहुत कम गहरी होती है और उथली ज़्यादा होती है। आइए, हिमालय नदी का अपवाह तंत्र मुख्यतः 3 तंत्र शामिल है। हिमालय नदी के अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 तंत्र शामिल है। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय नदी का अपवाह तंत्र जो है मुख्यतः 3 तंत्र शामिल है। कितना तंत्र शामिल है? तो 3 तंत्र शामिल है। आगे देखेंगे, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। अब यहाँ से क्या हुआ, एक एक करके नदियाँ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले जितना था
सारा चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट सबको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब एक एक नदी के एक एक चीज़ बताऊँगा, जो कि आप इसे अच्छे से ज़रूर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और PDF प्रिंट जरूर कराइएगा। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र की बात करें तो यह तिब्बत की मानसरोवर झील सिंघी खम्बना हिमनद बोखरचू से निकलती है। प्रवाह पश्चिम की ओर बहते हुए भारत के लद्दाख से गुजरकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा अंत में अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है यह कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है और यह भारत में लद्दाख के क्षेत्र से बहती है और भारत में मात्र 1114 किलोमीटर यह बहती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चल जाती है। सिंधु जल समझौता की बात करें तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। कुल लंबाई आपको दिया ही है 2880 और भारत में 1114 किलोमीटर। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। इस पर विवाद भी चल रहा है। जब पुलवामा घटना हुआ था जम्मू कश्मीर में, इस क्वेश्चन को भी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया, पुलवामा घटना कहाँ पर हुआ था। तो उस समय सिंधु नदी के पानी को रोक दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस पर काफ़ी विवाद चला था। चलिए, यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर गुजरती है। आगे आइए, सिंधु की सहायक नदियाँ। कुछ नदियाँ सहायक होती है, मतलब जो भी नदी है उसकी कुछ सहायक नदी होती है, वो चीज़ यहाँ पूछा गया। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन से? पंचनद मतलब 5 नदियाँ हैं, जैसे आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज संयुक्त रूप से पंचनद कहते हैं। और इस पंचनद में एकमात्र नदी जो ब्यास है केवल वो भारत में बहती है, केवल वो भारत में बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी का एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो कि केवल भारत में ही बहती है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी सिंधु का एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि केवल भारत में बहती है और अन्य नदियां भारत एवं पाकिस्तान दोनों में बहती है। तो यह कितना अच्छा पॉइंट है। पूछेगा कि सिंधु की कौन सी एक सहायक नदी है जो केवल भारत में बहती है, तो ब्यास नदी है और बाकी 4 नदियां पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है। अगला है पंचनद का संगम। ये 5 नदियां को पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी, मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है, मिठानकोट के पास। अब आइए, सिंधु जल समझौता आपके सामने मैं चर्चा सिंधु नदी के आपके सामने मैंने चर्चा कर दिया हूँ। क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचनद संगम में 5 नदियाँ पाकिस्तान में कहाँ पर मिलती है, तो मिठानकोट के पास सिंधु में मिलती है। अब आइए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी आइए, झेलम नदी। झेलम नदी प्राचीन नाम इसका वितास्ता, कहीं कहीं ये मिलता है। झेलम नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता है। उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर के पास शेषनाग झील से होता है। प्रवाह जो है बुल्लर झील से होकर बहते हुए पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाती है। बुल्लर झील से बहते हुए यह जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। इस पर बांध और परियोजना की बात करें तो पाकिस्तान में मांगला डैम पूछा जाता है। पाकिस्तान में जो मांगला डैम है, जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना विशेष इसके तट पर श्रीनगर स्थित है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, मंगला डैम झेलम नदी पर है जो कि पाकिस्तान में है, और श्रीनगर शहर की स्थापना
सम्राट मौर्य अशोक के द्वारा कराया गया था, ये भी झेलम नदी पर है। अब आइए चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, इसका नाम चंद्रभागा भी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की बारलच्चा दर्रा, मैंने कल आप लोग को दर्रा बताया था कि बारलच्चा दर्रा कहाँ पे है, मैंने कल आप लोगों को बारलच्चा दर्रा के भी बारे में बताया था। तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारलच्चा दर्रा से चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होता है। चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होता है। किस नदी का? तो वह नदी है आपको चिनाब। रावी की बात करें, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जो है ना, यह आपको हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू की पहाड़ी से निकलते हैं। पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब में जाकर मिलती है। पाकिस्तान में कहाँ पे? सराय सिंधु के पास जाकर चिनाब में मिल जाती है। अब आइए ब्यास नदी, जो कि सबसे VVI है, सबसे क्या है? VVI है, सबसे VVI है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से निकलता है और पंजाब के मैदान में ही हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाता है। प्रवाह केवल भारत में होता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट नदी है। पंच नदियों में सिंधु की सहायक नदी में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ब्यास, जो कि रोहतांग दर्रा के समीप ब्यासकुंड से निकलता है और पंजाब में हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाता है और प्रवाह केवल इसका भारत में ही होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा और 4 आपको ऑप्शन में देगा। इसमें पूछेगा कि कौन सा नदी है जो कि केवल भारत में ही बहता है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ब्यास, अब आप लोग से गलती नहीं होगा। आगे देखेंगे। अब आइए गंगा। इससे पहले मैंने सिंधु नदी के विस्तृत रूप से जानकारी आपको दिया हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें मैं छोड़ा हूँ, हर चीज़ को मैं बताऊँ एग्जाम के पॉइंट के अनुसार। अब आइए गंगा नदी, अपवाह तंत्र एवं उद्गम पंचप्रयाग मुख्य धाराएं। अलकनंदा की बात करें तो उत्तराखंड के संतोपथ हिमानी से, और भागीरथी की बात करें तो गोमुख गंगोत्री के हिमानी से। दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई जो है ना, यह आपको 2525 किलोमीटर है और यूपी के बिजनौर जिला में सबसे पहले ही बिजनौर जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। और बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आपको बक्सर में प्रवेश करती है और टोटल 12 जिला में बिहार में बहती है और कटिहार से निकल जाती है, कटिहार से निकल जाती है। तो ये सब भी पॉइंट आपको आगे है, मैं बता दिया यहाँ पर। तो अलकनंदा उत्तराखंड के संतोपथ हिमानी से, भागीरथी गोमुख के गंगोत्री हिमानी से, और दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर यह क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? ये भी बात आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। और गंगा डॉल्फिन की बात करें तो यह आपको 2009, ये भी क्वेश्चन आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2008 और 2009 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गंगा नदी का अपवाह तंत्र और उद्गम पंचप्रयाग अलकनंदा उत्तराखंड के संतोपथ हिमानी से, भागीरथी गोमुख के गंगोत्री से होता है। अब आइए, गंगा ऋषिकेश हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग में निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पूछेगा क्वेश्चन आपके कि गंगा ऋषिकेश या हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्या करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्पत्ति स्थल केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ संतोपथ से अलकनंदा नदी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ से। वही अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से। ये सभी जो है ना जगह घूमने वाला तीर्थ स्थल है। जैसे आप सुने होंगे कि केदारनाथ का पट खुल रहा है, वहाँ बादल फटता है, भूस्खलन होता है, बहुत तरह के घटना भी होता है, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, मन्नत अपना मांगते हैं। घूमना चाहिए। आगे देखेंगे। अब पंचप्रयाग, 5 गो टोटल प्रयाग था
और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 प्रयाग था और पांचों प्रयाग के मैं एक एक करके आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, सबसे पहले जो है विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलने वाली है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी, देव प्रयाग मंदाकिनी एवं काली गंगा नदी, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी नदी और देव प्रयाग भागीरथी नदी की संयुक्त धारा बराबर गंगा। तब पूछेगा कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग न से नंद न से नंदाकिनी, क से कर्ण कर्ण प्रयाग तो पिंडारी, रुद्र प्रयाग तो मंदाकिनी और देव प्रयाग तो भागीरथी। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 प्रयाग, कितने प्रयाग होते हैं? 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और नंद प्रयाग। कितने प्रयाग होते हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये पांचों प्रयाग को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगला देखेंगे, गंगा नदी का विस्तार यूपी एवं बिहार। गंगा नदी का जो विस्तार है यूपी और बिहार में, यह बात आपको सामने मैं चर्चा कर। उत्तर प्रदेश के देखिए बिजनौर है, उत्तर प्रदेश के यह बिजनौर है, अभी मैंने बताया ही हूँ आप लोग को, बिजनौर या बिजनौर लिखा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा यूपी के टोटल कितने जिले से? 28 जिला। यूपी के टोटल कितने जिला से गंगा बहती है और यूपी में जिला की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, यूपी में टोटल 75 जिला है। कितना जिला है? तो 75 जिला है और 75 जिला में 28 जिला में गंगा बहती है। 28 जिला में गंगा बहती है, यानी कि 1/3 जिला में गंगा नदी बहती है और बलिया के बाद बिहार में प्रवेश करती है। और सबसे लास्ट में किस जिला में आती है? तो वो बलिया। तो 2 जिला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो वह जिला आपको बिजनौर। और सबसे लास्ट में जब बाहर निकलती है वह जिला कौन सा है? तो बलिया। और बलिया के बाद बिहार में वह प्रवेश करती है। बलिया के बाद क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा बक्सर जिले में प्रवेश करती है और बिहार के टोटल 12 जिला से गुजरती है। बिहार के टोटल कितने जिला से गुजरती है? तो 12 जिला से गुजरती है। यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या किया गया था? बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो 12 जिला के लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले बक्सर क्रम से है, उसके बाद भोजपुर, आरा उसी को कहा जाता है, उसके बाद सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और बरहवा की बात करें तो कटिहार। तो कटिहार में जाकर यह बाहर निकल जाती है और कटिहार के बाद यह बंगाल में प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है कटिहार के बाद। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर बसा है और गंगा बिहार के उत्तरी और दक्षिणी बिहार को बांटता है। मतलब गंगा के उस पार के लोग जो हैं वह उत्तरी बिहार कहलाते हैं और पटना जो है, पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, ये सब आपको दक्षिणी बिहार में आता है। उत्तरी बिहार में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये सभी जो है उत्तरी बिहार में आता है। गंगा नदी जो है बिहार के सबसे ज़्यादा किस जिला में बहती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार के किस जिला में गंगा सबसे ज़्यादा बहती है? ज़्यादा बहती है तो वह आपको कौन सा है? पटना जिला। याद कर लीजिएगा वह कौन सा जिला है? तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है। पटना में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में टोटल 28 जिला में गंगा नदी बहती है
और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिला में प्रवेश करती है और लास्ट में वह बलिया से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करने के बाद बिहार के टोटल 12 जिला से यह गुजरती है और कटिहार से बाहर निकलकर वह झारखंड और उसके बाद आपको उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। और बिहार के 12 जिला कौन कौन सा है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, टोटल 12 जिला। यह आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। 4 जिला दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा जिला से नहीं गुजरती थी, तो जब तक आपको 12 जिला का नाम नहीं याद रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे। गंगा नदी बंगाल और बांग्लादेश एवं सुंदरवन। गंगा नदी बंगाल, बांग्लादेश और सुंदरवन पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास 2 शाखाओं में बढ़ती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास जाकर गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पूर्व की ओर भागीरथी और दक्षिण की ओर हुगली, जो डेल्टा बनाकर खाड़ी में गिरती है। डेल्टा बनाकर खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर भागीरथी हो जाती है और दक्षिण की ओर आपको हुगली हो जाती है, जो कि डेल्टा बनाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र जमुना मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। पद्मा ब्रह्मपुत्र जमुना में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, तो मेघना इसका नाम हो जाता है। सुंदरवन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का निर्माण करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा। गंगा का राष्ट्रीय लंबाई एवं राष्ट्रीय दर्जा। कुल लंबाई आपको 2525 किलोमीटर, यह जरूर याद कर लीजिएगा, 2525 किलोमीटर। और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी की दर्जा घोषित किया। मैंने इस चीज़ पे चर्चा ऊपर किया हूँ कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2009 में दिया गया था। और डॉल्फिन के शुरुआत कब हुआ था, तो 2009 में, और इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 2008 में। आइए, गंगा की प्रमुख सहायक नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदी मतलब सहायक मतलब होता है शाखा, जो आपको साइड से मदद करे। सहायक मतलब क्या होता है, जो आपको साइड से मदद करे। तो बाएं तट की नदियाँ और दाएं तट की नदियाँ, यहाँ पर दोनों चीज़ आपको दिया गया है। तो दाएं सबसे पहले पढ़ेंगे बाएं तट की नदियाँ, जिसमें रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानदी। तो एक आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस सहायक नदी जो है रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी और महानदी, इसमें एक नदी है जिस पर फूलर झील है। फूलर झील किस नदी पर है, इन चारों नदियों में बताना है, गंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी, महानदी में। तो फूलर झील की बात करें तो यह आपको गोमती नदी पर है। किस पे, गोमती नदी। और क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि गंगा नदी में मैदानी भाग से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो गोमती है, याद कर लीजिएगा। गंगा में मैदानी भाग से मिलने वाली नदी गोमती है, जिस पर फूलहर झील है। और दाएं तट की बात करें तो यह यमुना और सोन जो है यह दाएं तट से मिलती है। सोन नदी जो आपको पटना के दानापुर के समीप मिलती है। और सोन नदी निकलती कहाँ से, तो यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक आपको एमपी में है। अमरकंटक के मध्य प्रदेश से निकलती है। और यमुना नदी आप लोग को पता ही है, यमुनोत्री से निकलती है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और घघरा का ही नाम सरजुग है। और सरजुग नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है, ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए, यमुना नदी, ये यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। और यमुनोत्री उद्गम इसका यमुनोत्री हिमनद संगम प्रयागराज, इसकी लंबाई टोटल 1326 किलोमीटर है। और अत्यधिक प्रदूषित के कारण इसे खुला नाला भी कहते हैं।
तट पर बसे शहर दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है और इटावा है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन कौन सा है, तो दिल्ली है, आगरा है, इटावा है और मथुरा है। और यह गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से पटना के पास दानापुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो जितना चीज़ मैंने आपको इसमें बताया हूँ, आपसे गलत नहीं होना चाहिए नदी से क्वेश्चन। आगे आइए देखते हैं। अब आइए रामगंगा नदी, एक एक सहायक नदी के बारे में गंगा के बताया गया। रामगंगा नदी जो है गढ़वाल पहाड़ी से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कन्नौज जिला ही है, जगह क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, वहाँ आकर मिलती है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट जिससे हेली रामगंगा नेशनल पार्क से गुजरती है। और जिम कार्बेट को 1935 और वर्तमान में इसे हेली रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। जिम कार्बेट। गोमती नदी की बात करें तो यूपी के पीलीभीती जिले से फुलहर झील, देखिए आया ना, फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। इसके तट पर बसा शहर लखनऊ है। पूछेगा गोमती नगर एक्सप्रेस, गोमती नगर स्टेशन, इसके नाम पर बहुत कुछ है लखनऊ में। तब पूछेगा कि गोमती नदी जो है यूपी के पीलीभीती जिले से निकलती है और फुलहर झील की बात करें तो गोमती नदी पर ही है और गाजीपुर के आसपास आकर, और गाजीपुर में किस वायसराय का एथी है, गाजीपुर में कौन सा वायसराय थे जिनका समाधि स्थल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको गवर्नर जनरल और वायसराय सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। तो गोमती नदी पीलीभीती जिले के फुलहर जिले से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है और इसके तट पर बसा शहर जो है लखनऊ है। अब आइए घघरा नदी। घघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलकर बिहार के छपरा में आकर गंगा में मिल जाती है। बिहार के छपरा में आकर यह गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की बात करें तो नेपाल के हिमालय से निकलकर सोनपुर, जो एशिया के सबसे बड़ा मेला पशु मेला लगता है, सोनपुर गंगा में मिलती है और इसे त्रिवेणी नहर भी कहा जाता है और इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। गंडक को ही नारायणी नदी कहते हैं क्योंकि सालीग्राम का जो पत्थर होता है ना, छोटा छोटा सालीग्राम पत्थर आपको गंडक नदी यानी कि नारायणी नदी में मिलता है। और नारायणी नदी जो है यह पश्चिमी चंपारण गोपालगंज से सटे छपरा होते हुए आकर सोनपुर में गंडक नदी में मिल जाती है। आइए अगला देखेंगे कोसी नदी। यह आपको बिहार के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। कोसी गंगा की सब प्रमुख सहायक नदियाँ के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ स्थान, यह जरूर याद कीजिएगा। कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से मुख्य धारा, इससे अरुणावी नदी कहा जाता है, कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है बिहार में गंगा नदी में, वह कहाँ पे मिलती है, तो कटिहार के पास एक कुर्सेला जगह है, कुर्सेला जगह है जो कि वहीं आकर यह गंगा में मिल जाती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। वार्षिक बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अभी इस नदी में बहुत पानी है, अभी गंगा नदी में भी पानी है, गंडक नदी में भी पानी है और आपको बता दूं कि कोसी नदी में पानी है। तभी बिहार में बाढ़ की स्थिति नदियों में बना है। क्या बना है? बाढ़ की स्थिति नदियों में काफ़ी ज़्यादा बना है। आइए महानदी की बात करें तो उद्गम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ी से फरक्का के पास गंगा में आकर मिलती है। महानदी जो है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलता है और दार्जिलिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में घूमने वाला बहुत अच्छा जगह है। और दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे किस्म के चाय दार्जिलिंग में ही सबसे पहले उसको जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को। तो कभी कभी आपको जीआई टैग, छोटा छोटा भी पॉइंट आएगा, आपको बताया जाएगा। अगला देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। कैलाश पर्वत के मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसका विभिन्न नाम है। तिब्बत में सांगपो, यारलुंग या सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग
असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। तो इसका 4 नाम है। ब्रह्मपुत्र का कितने नाम है? 4 नाम है। तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। नामचा बरवा के पास गार्ज बनाकर भारत की सदिया के पास में प्रवेश करती है। यही नामचा बरवा जो है, जो कि असम में है। असम, नामचा बरवा कहाँ पे है? असम। और इसकी लंबाई की बात किया जाए ब्रह्मपुत्र की, तो इसकी लंबाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर और भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है। देखिए, सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई 29 है, 916 किलोमीटर भारत में बहती है। असम से सदिया के और धुबरी 891 किलोमीटर और 1988 में यह निर्मित था। 1988 में निर्मित था। NW वाटर मार्ग 2 जो असम से सदिया से धुबरी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 891। इसको कब बनाया गया था? तो 1988 में इसका निर्मित किया गया था। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगला देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ क्या है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र में दाएं तट से मिलने वाली, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, आमो, संकोश, तीस्ता, ये सब जो नदियाँ है ना, यह आपको दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिला है। कहाँ से मिला है? दाएं तट से। तीस्ता की बात करें तो तीस्ता जो है ना, सिक्किम शहर तीस्ता नदी पर है। सिक्किम शहर जो है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी सिक्किम से ही निकलती है। तीस्ता नदी क्या होता है? सिक्किम से ही निकलती है। अब आइए बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, कोपिली, मेघना, बराकर, यह सब जो है बाएं तट से किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बाएं तट दाएं तट, तो दोनों तट की नदी आप जब तक याद नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे एग्जाम में। तो इस सभी आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। दाएं तट देख लीजिए एक बार फिर, सबनसिरी, कामेंग, मानस, आमो, संकोश, तीस्ता। तीस्ता नदी पर सिक्किम है। बाएं तट से मिलने वाली नदी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराकर। आइए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का नदी, अभी जो था सब हिमालय की नदी था, अब आइए प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी तंत्र से अधिक पुराना है। ये नदियाँ मुख्यतः वर्षा के जल पर ही निर्भर रहती है, जो मौसमी नदियाँ हैं। और वो जो नदी थी ना, वर्षा और बर्फ दोनों पर निर्भर थी, वर्षा और बर्फ दोनों पर निर्भर थी, इसीलिए उसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। ये नदियाँ अनेक स्थानों पर जलप्रपात मतलब वाटरफॉल बनाती है। जैसे बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वह डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं ना, यह डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे आपको स्वर्णरेखा नदी हुआ, वैतरणी नदी हुआ, ब्राह्मणी नदी हुआ, गोदावरी नदी हुआ, कृष्णा नदी हुआ, महानदी हुआ और कावेरी नदी हुआ। और इन सभी नदियों का मैंने आपके सामने चर्चा भी किया हूँ। बताइए आप लोग की गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका चर्चा शुरू में ही किया गया है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी और जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है। यह डेल्टा का निर्माण करता है और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी भी नदी है। कृष्णा की बात करें तो यह
महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। और कावेरी आपको पता ही है, सभी नदी के बारे में आपको बताया। स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर शहर है। अगला देखेंगे दामोदर नदी। अच्छा, अरब सागर में, सॉरी, अरब सागर छूट गया यहाँ पर। अरब सागर में गिरने वाली एस्चुरी या ज्वार नदमुख निर्मित करती है। तो अरब सागर में जो नदी गिरता है वह डेल्टा की जगह क्या बनाता है? एक्स्चुरी बनाता है। डेल्टा की जगह क्या बनाता है? एक्स्चुरी। जैसे नर्मदा नदी हुआ, ताप्ती नदी हुआ, माही नदी हुआ, साबरमती हुआ, पेरियार हुआ, मांडवी हुआ, जुआरी हुआ। तो देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि अरब सागर में गिरने वाली कितनी नदियां हैं? एक नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है और इडुक्की पेरियार नदी जो है ना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो है, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर केरल में है। मांडवी, जुआरी, ये सब क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी। आइए अगला देखेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली में मिलती है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? दामोदर। इसे बंगाल का शुक कहा जाता है और भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। और दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो 1948 में दामोदर घाटी परियोजना हुआ था। इसे मंदिर का दर्जा जेएल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मंदिर का दर्जा 1948 में दिया था। बंगाल का सूप किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी के। और हुगली के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? दामोदर। आइए स्वर्णरेखा नदी की बात करें। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके तट पर जमशेदपुर शहर है स्थित है। इसे छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है और स्वर्णरेखा ही नदी पर जमशेदपुर शहर बसा है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंधवा श्रेणी से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिंधवा श्रेणी से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। सहायक नदियाँ मांड, ईब, जोक, तेल और विश्वनाथ। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिंधवा श्रेणी से निकलती है, उड़ीसा में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है मांड है, ईब है, जोक है, तेल है और विश्वनाथ है। बांध जो है उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो कि सबसे बड़ा लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? उड़ीसा में महानदी पर है। आइए आगे देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। सहायक नदियां जो है पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, मंजरा, इंद्रावती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। और सहायक नदियाँ इसका जो है पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारधा है, मंजरा है और इंद्रावती है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, मंजरा और इंद्रावती। अब आइए कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है महाराष्ट्र में से और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत के। कौन सी? कृष्णा। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना, किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो आपको भीमा है, तुलभद्रा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है।
कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुलभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, जिसमें मालप्रभा, घाटप्रभा ये सब लग जाएगा। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा भी कृष्णा की सहायक नदी है। आइए आगे देखते हैं। प्रादीपीय नदियाँ बंगाल के खाड़ी में। कावेरी नदी, कावेरी नदी की बात करें, उद्गम इसका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। तो सभी की लंबाई याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसका किसका लंबाई याद करना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे गंगा, गंगा के 2525 किलोमीटर। सिंधु 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। भारत में 890 किलोमीटर। वही बात करें गोदावरी, गोदावरी की लंबाई हो जाएगा आपको 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई हो जाएगा 1400 किलोमीटर या 1401 किलोमीटर। तो इतने नदियाँ की लंबाई आप याद रखिएगा। मैं जितना ये नदी लिखा हूँ इन सभी नदी की लंबाई याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा लंबाई से। गंगा के 2525 किलोमीटर, सिंधु के 2880 किलोमीटर, भारत में 1114, ब्रह्मपुत्र 2900, भारत में 890। ये डाटा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। गोदावरी में 1465 किलोमीटर और कृष्णा में 1400 किलोमीटर। और अब आइए देखते हैं आगे है कावेरी नदी। उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, लंबाई 800 किलोमीटर, तमिलनाडु के तट पर यह डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी जो है यह कहाँ पर डेल्टा बनाती है? तो तमिलनाडु के तट पर यह डेल्टा बनाती है। धार्मिक पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा, देखिए धार्मिक पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी को। किसको कहा जाता है? कावेरी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के बीच स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में, कावेरी जल विवाद जो है वह भारत के किन किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच है कावेरी। आइए अगला देखेंगे लूनी नदी। इसकी लंबाई आप कभी कभी पूछा जाता है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लूनी नदी यह अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसे रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा कहते हैं या लवण नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है सुरसती और जुबई। लूनी की सहायक नदी है सुरसती और जुबई। ये सब नहीं पूछा जाता है। लूनी नदी अपने रण के कच्छ में ही विलुप्त हो जाती है और यह अरावली से निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। आइए साबरमती, अरावली से निकलकर खंभात के खाड़ी में गिरती है। तट पर अहमदाबाद स्थित शहर, जहां 1916 में साबरमती या सत्याग्रह आश्रम बना था, जो कि गांधी जी के द्वारा 1916 में क्या बना था? साबरमती। साबरमती नदी जो है या अरावली से निकलकर खंभात के खाड़ी में गिरती है। तट पर अहमदाबाद स्थित है, जहां 1916 में साबरमती या सत्याग्रह आश्रम बना था। नर्मदा नदी की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम के बहते खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई जो होता है 1312, यानी कि 1312 किलोमीटर इसका लंबाई है। नर्मदा की सहायक नदी है ओरसंग, तावा और बज्जर। ओरसंग, तावा, बज्जर और सेर। नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो वह है ओरसंग, तावा, बज्जर और सेर।
और ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खंबात अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है। आइए, प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर की प्रायद्वीपीय नदी। ताप्ती नदी बैतूल एमपी, बैतूल एक जगह है एमपी में जो महादेव की पहाड़ी से निकलती है। इसकी 730 किलोमीटर लंबाई है। यह एस्च्यूरी बनाती है और सहायक नदी जो है अरुणावती और मुरना और गिरना। ताप्ती नदी की सहायक नदी है मुरना, गिरना और अरुणावती। मुरना गिरना, मुरना तब गिरना, अरुणावती, यह सब सहायक नदी है किसकी? ताप्ती की। यह एस्च्यूरी बनाती है, न कि डेल्टा बनाती है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। माही नदी की बात करें तो यह विंध्याचल श्रेणी के मेहंद झील से निकलती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विंध्याचल के श्रेणी मेहंद झील से यह निकलती है, विंध्याचल के श्रेणी मेहंद झील से निकलती है। शरावती नदी की बात करें तो शिमोग कर्नाटक में एक जिला है, इस पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। शरावती नदी जो शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है, इस पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे है। मांडवी नदी की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी इसी के तट पर स्थित है मांडवी नदी। मांडवी नदी की बात किया जाए तो गोवा की राजधानी पणजी इसी के तट पर स्थित है मांडवी नदी पे। पेरियार नदी की बात करें तो अन्नामलाई से निकलती है और केरल की सबसे लंबी नदी है और केरल का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? केरलम। केरलम वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है केरलम। आप लोग याद कर लीजिएगा, केरल का नाम वर्तमान में हो गया है केरलम। तो पेरियार नदी अन्नामलाई से निकलती है और केरल की सबसे लंबी नदी है। तो उम्मीद है कि अध्ययन सामग्री आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। मिशन जीएस एकेडमी में जितना भी आपको नदी से पॉइंट था, मैंने सारा पॉइंट को एक एक करके आपको बताया हूं और मैं आशा करता हूं कि आपसे यह चीज़ नहीं छूटेगा। जो चीज़ मैंने बताया हूं यह चीज़ आपसे नहीं छूटेगा। और आज इसका आज केवल मैं नदी से लाया था थ्योरी और इसमें 2 चीज़ अभी बचा है। जो 2 चीज़ कौन कौन सा बचा है आपको मैं बता देता हूं। भारत की नदियां का थ्योरी आपके सामने मैंने कर दिया हूं। अब बचा है झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना, 3 बचा है। तो कल मैं सुबह में फिर इसका थ्योरी ही लाऊंगा और आज शाम को मैं क्या लाऊंगा आपके लिए? तो शुरू में ही मैंने बताया हूं कि 75 क्वेश्चन जीके जीएस के लाया जाएगा, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के तर्ज पर रहेगा। और वह सीरीज अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा डेली शाम को। तो 75 क्वेश्चन में जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स इकोनॉमिक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी सभी जगह से मानी ऑल सब्जेक्ट से वह क्वेश्चन रहेगा। तो शाम को आज मिलेंगे फिर 75 क्वेश्चन के साथ। तब तक आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना का थ्योरी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।